देखिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिए उसको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सॉल्यूशन को अच्छे से समझिए। देखिए आपको क्या कह रहा है, कंसिडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी in which protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between two protons situated at largest separation. Why do these protons not fly apart under this repulsion? देखिए हमें क्या कह रहा है, ऐसे गोल्ड का न्यूक्लियस है हमारे पास, ऐसे मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है अपने पास, और इसमें बोल रहा है कि हमारे पास क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है और दो प्रोटॉन्स हैं जो मैक्सिमम सेपरेशन पर है। मैक्सिमम सेपरेशन यही हो सकता है, और अपने को बोल रहा है कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो कितनी दे रखी है, 6.9 फर्मी दे रखी है। अब आपको एक कन्वर्जन याद होना चाहिए कि 1 फर्मी जो होता है अपना वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 फर्मी अपना 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है ना। अच्छा तो बताओ, ये वाला जो सेपरेशन हो गया ये कितना हो गया, 6.9 फर्मी है ये 6.9 फर्मी, तो ये वाली जो दूरी हो गई वो हो गई 2 × 6.9 फर्मी, है ना। ये क्लैरिटी आनी चाहिए आपको, मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब ये। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इनके बीच का रिपल्शन फोर्स निकालो। अब क्या है, अब तो आसान सवाल है। देखो फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला K(Q1Q2)/r² होता है, K(Q1Q2)/r²। वैल्यूज रख दो, देखो फॉर्मूले में, और क्या है 9 × 10⁹ Q1 क्या लिख दूं, 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो प्रोटॉन्स हैं। अच्छा सेपरेशन आपको मीटर के अंदर रखना है, तभी फोर्स आपका न्यूटन के अंदर आएगा। तो 6.9 × 2 कितना हो जाएगा, देखो 6.9 × 2, 2 9 18, 12 और 1 13, 13.8 फर्मी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 13.8 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। सॉल्व बच्चों आपको करना है ये, और सॉल्व करके इसका जो आंसर आना है आपका वो आ जाएगा 1.2 न्यूटन। सॉल्व आपको खुद करना है ना। कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि कम से कम कैलकुलेशन आप कर सकें, है ना। कोई मुश्किल सवाल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखिए क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्पेयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। दो इंसुलेटिंग स्पेयर्स को आपस में रब किया जाता है और उनको 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाता है। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्पेयर टू द अदर ड्यूरिंग रबिंग। देखिए हमारा एक मेथड होता है चार्जिंग बाय रबिंग। जब दो बॉडीज को हम ऐसे रब करते हैं तो एक बॉडी से कुछ चार्ज निकल के दूसरी बॉडी के अंदर चल जाता है ना। जैसे मान लो एक बॉडी पर +Q चार्ज है तो दूसरी पे कितना चार्ज होगा, -Q, क्योंकि टोटल चार्ज हमारा कंजर्व होता है ना। तो एक पर अगर +Q चार्ज आया तो दूसरे पे कितना आया, -Q चार्ज। अच्छा इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है, इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आपको कितना दे रखा है, 0.1 न्यूटन दे रखा है। अट्रैक्शन फोर्स आपको दे रखा है 0.1 न्यूटन। अच्छा आपसे ये पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुए। अच्छा पहले आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में किस बॉडी के पास होंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, जिस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस वाली बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन बॉडी बी के अंदर ट्रांसफर हुए। तो कितने इलेक्ट्रॉन ए से बी के अंदर ट्रांसफर हुए वो हमसे पूछ रहा है। आसान सा सवाल है, देखो कैसे करते हैं। हम फॉर्मूला लगाते हैं F = K(Q1Q2)/r²। देखो फोर्स कितना है 0.1, K की वैल्यू 9 × 10⁹ Q² लिख दूं, क्योंकि एक पे Q है दूसरे पे -Q, तो टोटल चार्ज का प्रोडक्ट Q²। दूरी 1 सेंटीमीटर मतलब 1 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो Q² की जो वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास, ये 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻5 अपॉन 9 × 10⁻⁹। सही है कैलकुलेशन, है ना। इधर आएगा ये 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻5 अपॉन 9 × 10⁻⁹। तो Q² की वैल्यू बच्चों आएगी आपके पास में 1/9 × 10⁻⁻14।
1/9 इंटू 10⁻⁻14, ये क्यू स्क्वायर आया आपके पास। तो क्यू की वैल्यू क्या हुई, देखिए मैं इधर लिख देता हूं। क्यू की जो वैल्यू हुई बच्चों आपके पास में, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू की वैल्यू हुई 1/3 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, लेकिन हमें तो क्या निकालने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। अब यहां पे आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। 1/3 इंटू 10⁻⁻7 को आप किसके बराबर कर दो, Ne की, क्योंकि Q बराबर Ne होता है। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है ना। तो N हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और E हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 10⁻⁻7 अपॉन 3 इंटू E की, E हम नीचे लेके जा रहे हैं और E की वैल्यू भी मैं पुटअप कर रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये लगभग हो जाएगा 1/4.8 10⁻12 हो जाएगा ये, है ना, 19 और 7। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आंसर आपका आएगा 5 इंटू 10⁻11, है ना। 5 इंटू 10⁻11 के करीब आपका आंसर आ जाना है ना। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाना है अपना, इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो आप देख लीजिए, 1/4.8 इंटू 10⁻12, है ना। तो जो लगभग आंसर हमारा बनना है वो क्या आ जाएगा, देखिए इस तरह से आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुए, है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं इसमें। देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम, क्या बोल रहा है हमें, NaCl molecule is bound due to electric force between the sodium and the chlorine ions when one electron of sodium is transferred to chlorine, taking the separation between ions to be 2.75 into 10⁻⁻8 centimeter. Find the force of attraction between them. State the assumptions if any that you have made. देखो क्या बोल रहा है आपको ये कि NaCl मॉलिक्यूल के बीच में Na+ आयन और Cl- आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है ना। तो देखो ऐसी कुछ सिचुएशन हमें दे रखी है, ये हमारा Na+ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, Cl- हो गया। इनके बीच की जो दूरी आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 2.75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये दूरी दे रखी है ना। और एक इलेक्ट्रॉन इससे इसके अंदर ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब इस पे चार्ज होगा प्लस ही, इस पे चार्ज होगा माइनस ही, है ना। अब आपसे क्या पूछा है, फोर्स ही तो पूछा है, तो आपको सिंपल कुलाम्स लॉ लगा देना है। कुलाम्स लॉ में फोर्स आएगा K Q1 Q2/r²। वैल्यूज पुट अप कर दो, देखो बिल्कुल बेसिक सा सवाल, 9 इंटू 10⁻9 प्लस ही और माइनस ही, तो E² हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं इसको। और दूरी देखिए क्या दे रखी है आपको, 2.75 इंटू 10⁻10 मीटर के अंदर ऐसे लिखेंगे हम, सेंटीमीटर में दूरी दे रखी है, इसका होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को बच्चों आपको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने पे बच्चों आपको जो आंसर मिलना है वो आपको मिल जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.05 इंटू 10⁻9 न्यूटन, है ना। बेसिक कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बात और की गई थी कि व्हाट मतलब स्टेट द अजम्पशंस दैट यू हैव मेड। यहां बच्चों हमने अजम्पशन जो कंसीडर किया है वो ये कंसीडर किया है, हमने साइज ऑफ द आयन को क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है। एक्चुअली में जो ये प्लस ही चार्ज है, माइनस ही चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। बेसिकली आयन की भी क्या हो सकती है, कुछ रेडियस होगी। तो हमने यहाँ पे आयन के साइज को क्या किया, नेग्लेक्ट किया है। हमने Na+ और Cl- को एक पॉइंट चार्ज की तरह माना है, क्योंकि बच्चों कूलम्स लॉ जो है हमारा वो केवल किसके लिए वैलिड है, वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। तो यहां पर हमारा अजम्पशन यही है कि हमने इन चार्जेस को, इन आयंस को एक पॉइंट चार्जेस की तरह माना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन्स के बीच में क्या लिखा जाएगा, देखो लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9 E² हो जाएगा Q1 K Q1 Q2।
तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन दूरी r स्क्वायर। दूरी क्या हो गई r स्क्वायर, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे मास आप किसका कंसिडर करोगे? मास आप कंसिडर करोगे प्रोटॉन का, जो कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। और g की वैल्यू आप जानती हैं, तो क्या लिख दूं? देखो मैं g की वैल्यू क्या लिख देता हूं, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, मास प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। ये समझे होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि m1 और m2 दोनों प्रोटॉन्स के मास है। दूरी क्या हो जाएगी, बट्टा में क्या कर देंगे आप, r स्क्वायर कर देंगे। अब किसका रेशियो पूछा है? देखो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो Fe/F आपसे पूछा है। सॉल्व कर सकते हैं बच्चों आप इसको। ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 38। नीचे आ जाएगा 6.67 10 की पावर माइनस 11, 1.67 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 54। बच्चों इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। बेसिक कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। इससे आप क्या पता कर लोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पता कर लोगे। देखो मैं आंसर बता देता हूं आपको। सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1.23 इंटू 10 की पावर 36। ये रेशियो आ जाएगा। तो आप एक बात समझो बच्चों, केवल क्वेश्चन आप सॉल्व मत करो, आप चीज को समझो कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 की पावर 36 टाइम्स है। अगर कभी आपने ऑर्डर सुना हो कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बेस कंसीडर कर लें, 1 कंसीडर कर लें, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो वो चीज प्रैक्टिकली भी आ रही है हमारी कि 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व करते हैं। देखो उसको हम, देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है? सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स व्हिच मे बी रिटन एज। देखो ये बोल रहा है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है वो है C e की पावर माइनस KR अपॉन R स्क्वायर, है ना। क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस अपना स्टेबल है, तो उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को किसने बैलेंस किया हुआ है? न्यूक्लियर फोर्सेस ने बैलेंस किया है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखो सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स which may be written as F बराबर C e की पावर माइनस KR upon R square. Write down the dimensional formula and appropriate SI units of C and K. C और K की appropriate units और dimensions हमें लिखने हैं, है ना। और दूसरा पार्ट चलिए हम करते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट निपटा लें अपना। देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा है? K और C के आपसे डायमेंशंस पूछे हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। देखो एक बात आप समझो बच्चों, E की पावर जो होती है, E की पावर में जो भी क्वांटिटी आती है वो डायमेंशन लेस होती है। क्योंकि देखो E की पावर में क्या आएगा, जैसे E की पावर 2 हो गया है, E की पावर -1 हो गया है, E की पावर 4 आएगा, तो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट आता है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट आता है जो डायमेंशन लेस होता है। ऐसा थोड़ी होगा कि E की पावर 2 kg आ गया, है ना। तो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। अच्छा, तो ये K और R जो होगा ये भी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। K और R जो होगी वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, है ना। अब देखो ये R जो है इसकी यूनिट क्या है? मीटर है। R की यूनिट क्या है? मीटर है। R की यूनिट अगर मीटर है तो K की यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर इनवर्स होनी चाहिए। K की यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर इनवर्स। देखो मीटर मीटर इनवर्स तो ही तो फाई आएगा, तो K की यूनिट बच्चों क्या हो गई? मीटर इनवर्स। और K के डायमेंशन क्या लिख दोगे आप? L1 सॉरी L-1, है ना। K के डायमेंशन क्या हो जाएंगे आपके? L-1 हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। देखो दूसरी चीज आपसे बोल रहा है C के डायमेंशन। C के डायमेंशन भी पता करना है सब हमको। अब कैसे पता करें, कैसे पता करें? अच्छा एक बात समझो बच्चों, F क्या है आपका? C/R स्क्वायर E की पावर माइनस KR।
अब इससे तो इस टर्म से तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि इस पूरे के डायमेंशन क्या है 5 है। लेकिन अगर इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है तो इधर फोर्स है, इधर अगर फोर्स है एलएचएस में, तो ये वाली जो चीज होनी चाहिए c/r², ये भी फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ये भी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, फोर्स के। तो हम कह सकते हैं बच्चों c/r² के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे m1l1t-2, m1l1t-2। तो c के डायमेंशन क्या होंगे, c के डायमेंशन होंगे m1l1t-2 और r² के डायमेंशन l2 हो जाएंगे, इधर लेके जाओगे ना r², तो r² के डायमेंशन क्या हो जाएंगे l2। तो c के डायमेंशन क्या हो गए m1l3t-, ये बच्चों किसके डायमेंशन हो गए, c के डायमेंशन हो गए। अच्छा सोचो c की यूनिट क्या होगी, देखो यहीं से लिख देते हैं, देखो यूनिट m⁻1 है तो मास की यूनिट है किलोग्राम, तो किलोग्राम। l³ है, l³ मतलब मीटर क्यूब, और t नीचे है t², तो क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों आपकी किसकी यूनिट हो गई, c की यूनिट हो गई, और ये c के डायमेंशंस हो गए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब देखो सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। देखो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट हमें कह रहा है सपोज दैट k इक्वल्स टू 1 फर्मी इनवर्स and that the repulsive electric force between the protons is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi. Find the value of C. आपसे बोल रहा है अगर दो प्रोटॉन्स 5 फर्मी की दूरी पर हैं, अगर दो प्रोटॉन्स 5 फर्मी की दूरी पर हैं, तो उन प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है उसको इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है। तो ये C की वैल्यू पता करो। देखो कैसे करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका F न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको किसने बैलेंस कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। अच्छा न्यूक्लियर फोर्स लगेगा कितना, अगर दो प्रोटॉन्स हैं जो 5 फर्मी की दूरी पर हैं तो उन पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा कितना। अच्छा बच्चों पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होता है चार्ज से, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में लगता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स बोलो कितना लगेगा, जो 5 फर्मी की दूरी पर होंगे। देखो C की पावर, K की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, K की वैल्यू दे रखी है 1 फर्मी इनवर्स, 1 फर्मी इनवर्स। तो इसको फर्मी इनवर्स है तो इसको ऐसे लिख दो नीचे 10⁻⁻15, 1/10⁻⁻15। आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए बच्चों। 1 फर्मी जो होता है अपना वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो 1 फर्मी इनवर्स है तो 1/10⁻⁻15। और r दूरी कितनी दे रखी है अपने को दूरी दे रखी है 5 × 10⁻⁻15। 5 फर्मी दूरी दे रखी है अपने को, है ना। अपॉन नीचे r² मतलब 5 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर, 5 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों इसको बैलेंस कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बैलेंस करेंगे। क्या लिख दूं मैं, 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन 5 × 10⁻15 का होल स्क्वायर, 5 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 फर्मी, ये कैंसिल। अब सॉल्व करो बच्चों एक्सप्रेशन को। देखो C अगर आप देखोगे ये और ये कैंसिल, e⁻⁻5 आएगा, ये सही है। इधर लेके जाता हूं इसको, देखो ये आएगा 9 × 10⁻9, तो ये बच्चों हो जाना है C/e⁻5। 9 × 2.56 को लगभग अपन कह देते हैं 27 के करीब, 10⁻⁻29। e⁻5 को आप उधर लेके जाओ, e⁻5 × 27 × 10⁻⁻29। ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो e⁻5 × 2.7 × 10⁻⁻28। ये वैल्यू होती है बच्चों 2.7 लगभग। तो आप 2.7 की पावर 5 × 2.7 करोगे, ये लगभग आंसर आएगा बच्चों आपका 340 के करीब। सॉल्व आपको करना पड़ेगा। तो C की जो वैल्यू आनी है बच्चों हमारे पास वो आनी है 3.4 × 10⁻⁻26, और यूनिट अपन निकाल चुके हैं C की, kg मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम। 3 equal charges 2 × 10⁻⁻6 कूलम each
are held fixed at the three corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the Coulomb force experienced by one of the charges due to rest 2. पहले आप क्वेश्चन समझो अच्छे से। देखो क्या बोल रहा है आपको, ऐसे आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर है ना, और हर वर्टेक्स पे 3 इक्वल चार्जेस रखे हैं, और जो चार्ज क्यू दे रखा है आपको प्लस क्यू, वो आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। हमसे सवाल पूछा फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट 2। किसी भी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा बाकी दो के कारण, वो हमें निकालना है। देखो सिंपल सा सवाल। तो देखिए इस फोर्स की वैल्यू हम निकालते हैं बच्चों। इस चार्ज ने इस पर एफ इधर लगाया, इसने इस पर एफ इधर लगाया, तो इस एफ की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, फोर्स होगा हमारा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू देखिए 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर, और दूरी देखिए इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको, ये आएगा आपके पास में 9, ये हो जाएगा 4, 9 इंटू 4, और 10⁻⁹ यहां से, 10⁻⁻12 यहां से, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 10⁻³ है ना, -12 9 10⁻³ अपॉन, ये आएगा आपके पास 25 इंटू 10⁻⁴। तो सॉल्व करने में बच्चों ये आ जाना है आपके पास 9 और 4 36, ये 10⁻⁻1 360/25 न्यूटन, ये एफ की वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास में। अच्छा हमें तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स आप कैसे निकालें? देखो इस पर लगने वाला जो एफ नेट होगा वो आप कैसे लिखोगे, यहां आपको वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। इस चार्ज पर दो फोर्सेस लग रहे हैं जिनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बच्चों वो इस तरह से आएगा। देखो मैं आपको बना के बताता हूं वेक्टर में, रिजल्टेंट फोर्स इनका ऐसे आएगा। देखो ये जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा, ये रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट हर फोर्स के साथ में कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एफ नेट की वैल्यू देखिए हम लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30, सॉरी cos 60, एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 60 डिग्री। cos 60 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास √3 इंटू एफ, तो √3 एफ आपके पास कितना है 360/25। इसको सॉल्व कर लेना है आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा जो आंसर बनना है इसका, ये आपका बन जाएगा नियरली इक्वल्स टू 25 न्यूटन, नियरली 25 न्यूटन के करीब बच्चों आंसर आ जाना है आपका, ये है ना। सॉल्व कर लेना है आपको। देखिए आप चाहें तो मैं सॉल्व भी कर देता हूं आपके लिए। ये 36 इंटू √3 इज लगभग 1.7, तो हो जाएगा 17/25। सॉल्व करते देखो 36 इंटू 17 करो, 7 6 42, 7 3 21 और 4 25, और ये 36, 2 6 और 5 11, ये कितना आ जाएगा 3, ये बच्चों आपका हो जाएगा 612 है ना। तो आप करेंगे 612/25, तो नियरली आंसर 25 न्यूटन ही होगा आपका, है ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट फोर्स है आपका वो इस ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड के साथ में कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो हमें कह रहा है 4 इक्वल चार्जेस 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम ईच आर फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट 3। देखिए क्या कह रहा है आपको, ये हमें ये कह रहा है कि हमारे पास क्या एक स्क्वायर है। देखो ऐसे ये स्क्वायर हो गया आपके पास, और हर कॉर्नर पे एक फिक्स चार्ज रखा हुआ है Q Q Q Q,
और Q की वैल्यू बच्चों जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ठीक है साहब। स्क्वायर की साइड जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट 3। किसी भी चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला चार्ज हम इस पर नेट फोर्स निकाल लेते हैं, जो चार्ज हमारा ए पर रखा है इस पर हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं। अच्छा ये चार्ज जो है वो इसको रिपेल करेगा, देखो ऐसे एफ फोर्स, ऐसे ऐसे रिपेल करेगा ये चार्ज इसको एफ फोर्स। अच्छा अगर इसने इसको एफ फोर्स से रिपेल किया है, इसने इसको अगर एफ फोर्स से रिपेल किया तो ये भी इसको एफ फोर्स से रिपेल करेगा, ऐसे इसलिए करेगा क्योंकि देखो इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है। जो इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड है वो इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड है, और इनके बीच की और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। अच्छा ये वाला चार्ज, ये वाला जो चार्ज होगा ये इसको रिपेल करेगा, और कितने फोर्स से रिपेल करेगा, ऐसे F1 फोर्स से ये रिपेल करेगा इसको, और ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री, है ना। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा F1 फोर्स से, और F1 एकदम बाइसेक्टर के अलोंग लगेगा। अच्छा ये F की वैल्यू कितनी होगी, ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है इस F की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी बोलो, KQ² अपॉन दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये F की वैल्यू आ जाएगी। और ये इस पर F1 फोर्स लगाएगा, F1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं बोलो, KQ² अपॉन 5√2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है सर। अच्छा एक बात समझो बच्चों, ये F और ये F, इस F और इस F का जो रिजल्टेंट आएगा वो √2F आएगा, इतना आप समझ सकते हो वेक्टर से। F और F के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और आएगा कितना रिजल्टेंट, √2F आएगा, है ना। हमने फॉर्मूला लगाया वेक्टर वाला, तो √2F आएगा। ये वाला फॉर्मूला देखो, F² प्लस F², 2FF cos 90। तो इस F और इस F का जो रिजल्टेंट बच्चों आना है वो आना है हमारे पास √2F, है ना। और ये F1 और √2F सेम डायरेक्शन में है, तो देखो इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स F नेट क्या लिखा जाएगा, F नेट लिखा जाएगा √2F प्लस F1, √2F प्लस F1। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। F और F1 की वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए, देखिए क्या आता है, √2F, F की वैल्यू KQ² अपॉन 25 इंटू 10⁻⁴। F1 की वैल्यू KQ² अपॉन ये आ जाएगा आपके पास 25 इंटू 2 50 इंटू 10⁻⁴, 50 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व कीजिए, देखिए मैं इधर लिख देता हूं इसको। F नेट की वैल्यू जो आनी है अपने पास में वो आनी है KQ² अपॉन 25 इंटू 10⁻⁴, मैंने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंदर आएगा आपके पास √2, सही है, प्लस ये आपके पास बन जाएगा 1/2, है ना। KQ² बाय 25 इंटू 10⁻⁴ मैंने कॉमन ले लिया, अंदर √2 बचा, इधर कितना बचा, 1/2 बचा। इस एक्सप्रेशन को बच्चों आपको सॉल्व करना है, Q की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁶। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलना है वो आपको मिल जाएगा 27.5 न्यूटन। F नेट की वैल्यू 27.5 न्यूटन, और रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, बोर्ड्स में और नीट में ऐसे पूछे जाते हैं सवाल, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए बेसिकली। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, जो हमें कह रहा है a hydrogen atom contains one proton and one electron. It may be assumed that the electron revolves in a circle of radius 0.3 angstrom and 1 angstrom is 10⁻⁻10 meter. With the proton at the center, the hydrogen atom is said to be in the ground state in this case. Find the magnitude of electric force between the proton and the electron of the hydrogen atom in its ground state. पहले आप सवाल समझो, इसने ऐसे बोला है कि आप क्या कंसिडर करो
कि प्रोटॉन जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में जो अपना इलेक्ट्रॉन है इस तरह से वो प्रोटॉन के अबाउट ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अबाउट ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और जो रेडियस आपको दे रखी है वो दे रखी है बच्चों आपको 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपसे पूछा है कि प्रोटॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल, सिर्फ कैलकुलेशन देखना चाह रहा है वो आपकी। 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए कन्वर्जन फैक्टर आपको ध्यान रखना है, मीटर में अगर इसको चेंज करना है तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब फोर्स निकाल लेते हैं। देखो कौन सी बड़ी बात है, देखो ये सवाल है हमारा 18। देखो कैसे निकालोगे फोर्स, देखो सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे K(Q1Q2/r²। देखो K(Q1Q2) कितना हो जाएगा बोलो, E² हो जाएगा। देखो E इस पे E², तो मैं वैल्यू रख देता हूं सीधे 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। दूरी क्या देखो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। सॉल्व आप कर सकते हो बच्चों। इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आपको मिलनी है वो आपको मिल जानी है 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ये फोर्स हो जाएगा आपका, ये आपका फोर्स हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 19। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19 दिया ही इसलिए गया था ताकि मतलब 18 दिया ही इसलिए गया था ताकि 19 आपसे पूछा जा सके। समझो बात को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। अब देखो समझो बात को, देखो एक बार और बना देता हूं। देखो डायग्राम, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। अच्छा सोचो ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन ऐसे v स्पीड से घूम रहा है ना। इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे v स्पीड से घूम रहा है। अच्छा ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है जो प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन पे लगाया वो सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चों जो फोर्स आपने ये निकाला इसको आप किसके बराबर कर सकते हो, mv²/r के बराबर कर सकते हो। फोर्स को किसके बराबर किया जा सकता है, mv²/r के बराबर किया जा सकता है। फोर्स बच्चों देखो क्या निकाला आपने पिछले सवाल में से 8.2 इंटू 10⁻⁻8 mv²/r। अच्छा सोचो मास किसका लिखोगे, कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मास किसका लिखा जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का नहीं लिखना है। क्या लिख दूं देखो 9.1 इंटू 10⁻31। v आपको निकालना है v², r की वैल्यू 0.53 इंटू 10⁻10। ठीक है बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा आपको v² के लिए। v² की वैल्यू 8.2 इंटू 10⁻8, 0.53 इंटू 10⁻10 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास मिलनी है वो मिल जाएगी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये अपने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। और आगे जाके आप पढ़ोगे बोर्स लॉ, तो बोर्स लॉ में भी अगर आपको ध्यान है तो जो एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का वो होता है 2.18 इंटू 10⁻6 z/n मीटर पर सेकेंड। देखो वही एक्सप्रेशन यहाँ पे भी आ रहा है। अगर हाइड्रोजन के लिए देखते हैं हम तो z1 हो जाता और n जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो भी 1 हो जाता। तो देखो वही चीज एक्सपेरिमेंटली भी आप प्रूव कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था ताकि आपसे ये स्पीड पूछ सके। देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जो हमें कह रहा है 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस at points x equals to 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter up to 100 centimeter. The first particle has a charge 1 into 10⁻⁸ coulomb, second 8 into 10⁻⁸ coulomb and so on. 10 particle has a charge 1000 into 10⁻⁸ coulomb. Find the magnitude of electric force acting on 1 coulomb charge placed at the origin. 1 coulomb charge जो origin पे रखा हुआ है इस पर नेट फोर्स कितना होगा। देखो सवाल अच्छे से समझो, एक 1 into 10⁻⁸
-8 कूलाम का चार्ज कहां पर रखा हुआ है, सॉरी 1 कूलाम का चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, और 10 सेंटीमीटर पे क्या चार्ज रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे चार्ज रखा हुआ है अपना 1 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। वैसे ही बच्चों 20 सेंटीमीटर पे जो आपका चार्ज है वो है आपका 8 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। और ऐसे करते करते x इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर जो चार्ज रखा है वो कहां पर रखा है, देखो वो रखा है आपका 1000 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। तो जो चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है इस पे फोर्स निकालना है हमें, ठीक है साहब। देखो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा ऐसे, ये चार्ज ये भी इसको रिपेल करेगा F2 से मान लो, और आगे वाले जो चार्जेस होंगे वो भी इन 1 कूलाम का चार्ज जो ओरिजिन पे रखा हुआ है उसको रिपेल करेंगे। तो सारे चार्जेस का जो रिपल्शन फोर्स है ओरिजिन पे रखे चार्ज पर सेम डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या लिखा जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू F10। जो 10 चार्जेस हैं 10, 20, 30 अप टू 100 सेंटीमीटर तक जो 10 चार्जेस रखे हुए हैं इनके कारण ओरिजिन पे जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स ऐसे लिखा जाएगा। तो वैल्यूज रख देते हैं, देखिए बताइए इसके बीच में और इसके बीच में कितना फोर्स होगा, देखो K Q1 10⁻⁸ इंटू 1 अपॉन दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। वैसे इसके और इसके बीच में देखो कितना होगा, K 8 इंटू 10⁻⁸ 1 अपॉन 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, और ऐसे ही चलेगा आगे तक। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें से, K 10⁻⁸ अपॉन मैं करता हूं 10 इंटू 10⁻⁴। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 10⁻⁴, ये मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, देखो सॉल्व करना बेसिकली आपको ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा आपके पास में 10 इंटू 10⁻² हो गया था ये, तो ये बच जाएगा बच्चों आपके पास में 10, है ना, सही है। K इंटू 10⁻⁸, 10⁻⁴ मैंने बाहर ले लिया, ये 1/100 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1/100। और देखो यहां क्या बचेगा, देखो सॉल्व करो, अगर आप देखोगे ध्यान से K मैंने बाहर निकाल लिया, 10⁻⁴ मैंने बाहर निकाल लिया, 10⁻⁸ बाहर निकाल लिया, ये बच जाएगा 8/400, 8/400 इस तरह से, है ना, 8/400। वैसे देखिए जो तीसरी टर्म बच्चों आनी है आपके पास में, तीसरा चार्ज है आपके पास 27 इंटू 10⁻⁸, 30 सेंटीमीटर पे जो रखा है। तो देखो जो टर्म आएगी बच्चों आपके पास वो आएगी 27, और नीचे जो आना है आपके पास में वो आएगा 900, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट टर्म जो आएगी आपके पास में वो आएगी 1000, और नीचे आएगा आपके पास में 10,000, है ना, ये 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, वैसे 100 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब देखो मैं 100 भी बाहर निकाल लेता हूं, ये देखो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, K 10⁻⁴ और यहां से 100 भी बाहर निकाल लो, तो बच जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 10 आ जाएगा ये, ध्यान से देखो, है ना, देखो 100 बाहर निकाल ले तो 8/4 2, 27/9 3, वैसे 100 बाहर निकाल लिया तो 1000/100 10। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नेचुरल नंबर्स का सम हो रहा है, और नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो बच्चों होता है n(n+1/2)। अगर n नेचुरल नंबर्स का सम आपको निकालना है तो n नेचुरल नंबर्स के सम के लिए फॉर्मूला होता है n(n+1/2)। हमें कितने नेचुरल नंबर्स का सम करना है, 10 का। तो देखो मैं इसको इधर लिख देता हूं, अगर आप देखोगे तो ये f की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी K इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा ये, और ये आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 11/2, 10 इंटू 11/2, है ना। n की वैल्यू इस फॉर्मूले में मैंने 10 रख दी क्योंकि 10 नेचुरल नंबर्स का सम करना है मेरे को, तो n की वैल्यू 10
n+1 इज 11, तो 10 इंटू 11/2। तो ये बच्चों आपके पास बनना है, f की वैल्यू आपके पास आएगी 55 k इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व कर लेते हैं। 55 इंटू k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6। तो f की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 55 इंटू 9, आपका हो जाना है कितना, ये आ जाएगा आपके पास 495 इंटू 10⁻3। तो आंसर बच्चों आपका आ जाएगा 4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल सही है हमारा आंसर 4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन, है ना। तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट।